गुरु नानक खालसा कॉलेज के दीक्षांत समारोह में उपस्थित प्रबंध समिति के वाइस प्रेसिडेंट सरदार स्वर्ण सिंह जी, जनरल सेक्रेटरी सरदार SHS विसराल जी, सरदार अमरदीप सिंह जी, प्राचार्य मनदीप सिंह जी, सभी आचार्यगण, प्रबुद्धजन और अभी जिन्होंने विभिन्न प्रकार की उपाधियां प्राप्त की हैं, ऐसे सभी छात्र छात्राएं, किसी शिक्षण संस्थान में आकर अध्ययन करना और अध्ययन पूर्ण करके एक समारोह पूर्वक समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जाना, इस उद्देश्य से दीक्षांत समारोह का आयोजन होता है। भारतवर्ष की तो ये बहुत प्राचीन परंपरा है। जब अपने शिक्षक का आभार व्यक्त करते हुए, शिक्षक के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए अपनी शिक्षा पूर्ण कर व्यक्ति समाज जीवन में प्रवेश करता है। अभी जो यहाँ आप लोगों ने विभिन्न उपाधियां प्राप्त की हैं, उसके बाद आप या तो समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश करेंगे या कोई और उच्च अध्ययन के लिए किसी और शिक्षण संस्थान में जाएंगे। लेकिन इस शिक्षण संस्थान को जाते समय शिक्षकों के साथ सम्मान व्यक्त करते हुए आप लोग यहाँ से शुभकामनाएं लेकर के प्रस्थान करें, ऐसी इस दीक्षांत समारोह की अपेक्षा है। अपने देश में जो एलिजिबल यूथ है, उसका लगभग 20% वो विश्वविद्यालय महाविद्यालय तक पहुंच पाता है। बहुत बड़ी संख्या यूथ की देश में है। 44-45 करोड़ लोग युवा हैं देश में। उसमें से 20% युवाओं में से आप लोग भी हैं। इसके लिए आप लोगों को अपने आप को सौभाग्यशाली समझने की आवश्यकता है कि हम लोगों को इस ऐसा अवसर प्राप्त हुआ कि हम उच्च शिक्षण के लिए महाविद्यालय में आ सकें। दूसरी एक अच्छी बात आप लोगों के साथ ये जुड़ी है कि आप जिस महाविद्यालय में शिक्षण प्राप्त करके जा रहे हैं, वो महाविद्यालय इस प्रदेश का एक स्तरीय महाविद्यालय है। जैसे प्राचार्य जी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पहले इसको A+ ग्रेड NAAC के द्वारा मिला हुआ है। अभी 2014 से ये A ग्रेड में का महाविद्यालय है। ये तो बाहरी एजेंसी असेस करके एक स्थान इस महाविद्यालय को देने वाली है। लेकिन क्यों ऐसा स्थान प्राप्त होता है, उसके पीछे अध्ययन, अध्यापन और शिक्षा में विभिन्न प्रकार के जो शिक्षणेतर गतिविधियाँ होती हैं, जिसे पाठ्येतर गतिविधियाँ कहते हैं, जिसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं, उसमें भी उतने ही स्तर से ये महाविद्यालय आगे रहता है। और कुछ सूचकांक होते हैं जिससे जानकारी होती है। जैसे उन्होंने कहा है कि ये एक ऐसा संस्थान है जो UGC के द्वारा पोटेंशियल ऑफ एक्सीलेंस इन एजुकेशन के का स्तर प्राप्त इसको हुआ है। और
पीएचडी के बाद में इंस्पायर फेलोशिप मिलना, ये अपने आप में एक गुणवत्ता का अध्यापन और अध्ययन और शोध उसका परिचायक होता है। और इसकी दृष्टि से ये संस्थान जो आप लोगों ने चुना, जिससे आप शिक्षा ग्रहण करके जा रहे हैं, ये सब लोगों को सुलभ नहीं होता है। ये महाविद्यालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का संबद्ध महाविद्यालय है और आप लोगों को जानकारी है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का स्तर आजकल देश के उन चुनिंदा विश्वविद्यालयों में से है जिनको A+ ग्रेड NAAC के द्वारा मिला हुआ है। ये विश्वविद्यालय ऐसा विश्वविद्यालय है जिसको UGC ने ऑटोनॉमी में ग्रेड 1 कैटेगरी में रखते हुए देश के जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें 8वें स्थान पर इस यूनिवर्सिटी को रखा है। अभी अभी रूसा ने और अधिक अच्छे स्तर का शोध और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए विद्यार्थियों को तैयार करने की दृष्टि से एक विशेष ग्रांट रूसा के माध्यम से 100 करोड़ अभी अभी विश्वविद्यालय को प्राप्त हुई है। ये सूचकांक मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप जिस महाविद्यालय और जिस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं वो देश के ख्यातिनाम विश्वविद्यालय महाविद्यालय है। ऐसे जगहों से आप लेकर के शिक्षा लेकर के अपने अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं, ये आपके लिए गौरव की बात है, महाविद्यालय विश्वविद्यालय के गौरव की बात है। क्योंकि ये जो स्तर प्राप्त होते हैं इसमें 2 कारण होते हैं। संस्थान में शिक्षकों का स्तर कैसा है, वो कैसा अध्यापन कर रहे हैं, कैसा शोध करवा रहे हैं, कैसा शोध कर रहे हैं, कैसे उनको फिजिकल दृष्टि से स्पोर्ट्स वगैरह के लिए तैयार कर रहे हैं, बाकी कल्चरल एक्टिविटीज़ में तैयार कर रहे हैं। ये शिक्षकों का स्तर और विद्यार्थियों का स्तर दोनों मिलकर के किसी शिक्षण संस्थान की जानकारी होती है। और इस दृष्टि से आप लोग आज जब इस दीक्षांत समारोह से जाएं तो अपने मन में ये भाव लेकर के आप जा सकते हैं कि आपने अच्छे संस्थान से, देश के श्रेष्ठ संस्थान से आप शिक्षा ग्रहण करके निकल रहे हैं। ये शिक्षा लेकर के जब आप समाज जीवन में प्रवेश करते हैं तब कुछ विषयों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक तो शिक्षण यही समाप्त नहीं होता है। उपाधि लेकर के शिक्षण समाप्त हो गया ये सोचने से विकास रुकता है, व्यक्ति के जीवन की उत्तरोत्तर वृद्धि में रुकावट आती है। आप लोग महाभारत के प्रसंग को आप ध्यान करते होंगे कि गुरु द्रोणाचार्य उन्होंने कौरव पांडव उनको जब शिक्षा दी तो शिक्षा देने के बाद में अंततोगत्वा सबसे श्रेष्ठ शिष्य कौन था, तो आज के समय से लेकर के उस समय तक लगातार कहा गया कि अर्जुन द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य था, श्रेष्ठतम शिष्य था। तो कुछ शिष्यों ने, कौरवों में से कुछ लोगों ने द्रोणाचार्य को पूछा कि आपने किसी प्रकार की पार्शियलिटी की है, अर्जुन को आपने अलग से शिक्षा दी है, हम लोगों को थोड़ी कम शिक्षा दी है और इसलिए अर्जुन ये आगे बढ़ गया है, हम थोड़ा पीछे रह गए हैं। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। शिक्षा में तुम सब लोगों को बराबर से देता था, लेकिन शिक्षा लेने के बाद अर्जुन उस शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता था। आपने वही, गुरु ने जितना बताया उतना ज्ञान लिया और आपने सोचा कि हमारा ज्ञान पूर्ण हो गया। अर्जुन उससे संतुष्ट नहीं था, वो असंतुष्ट था और वो निरंतर प्रयास करता रहा और इसी का परिणाम है कि वो एक श्रेष्ठतम धनुर्धर, एक श्रेष्ठतम शिष्य मेरा बन करके खड़ा हुआ है। ये निरंतरता चाहिए शिक्षा के लिए। सर्टिफिकेट, डिग्री ये हाथ में आने के बाद में अब मैं पूर्ण हो गया हूँ, ये पूर्णता का भाव जब आ गया है, इसका मतलब ये है कि हम अपूर्णता की ओर जाना शुरू हुए हैं।
इसकी हमेशा जीवन में आप लोग ध्यान में रखिए। दूसरा शिष्य उनका था युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर को भी आज तक हम जानते हैं, महात्मा युधिष्ठिर, धर्मपरायण युधिष्ठिर, और कोई सत्य बोलने वाला कोई है तो युधिष्ठिर उसका उदाहरण देते हैं। वो ऐसा क्यों तैयार हुआ? तो उसके पीछे भी एक जो तैतरीय उपनिषद है उसमें एक कहानी आती है कि जब द्रोणाचार्य अपने छोटे शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे तो एक पाठ उन्होंने पढ़ाया, सत्यम वद धर्मम च। तो ये एक लाइन पढ़ाई, छोटे बालक थे और उन्होंने कहा कल आकर के मुझे सुनाना इसको। दूसरे दिन सब बालक आए और एक एक को उन्होंने पूछा, खड़े होकर के बताया, सत्यम वद धर्मम च। सबने बताया। युधिष्ठिर का नंबर आया तो युधिष्ठिर खड़ा हुआ, उन्होंने कहा कि मेरे को अभी याद नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि कल सुनाना। ऐसे 4 दिन लगातार युधिष्ठिर कहता रहा कि मुझे सत्यमवद धर्मचर्य याद नहीं हुआ। 5वें दिन गुरु ने कहा कि आज क्या कहना है? बोले आज याद हो गया। और उसने कहा सत्यमवद धर्मचर्य। तो गुरु ने कहा कि ये 5 दिन कैसे लगे तुम्हें याद करने में? तो युधिष्ठिर ने कहा है कि मैं अपने भाइयों के साथ में यहाँ से जाने के बाद में उनके साथ में जब मेरा समय बीतता था, मैं खेलता था, वार्तालाप करता था, तो कोई न कोई झूठ बोल जाता था मैं। आज मैंने तय कर लिया कि आज कल से लेकर के आज तक मैंने एक शब्द झूठ नहीं बोला है, और इसलिए आपने जो कहा सत्यम वद, ये मैंने अपने जीवन में उतार लिया है। इसलिए शिक्षा केवल वहीं तक पाठ्य पुस्तकों में पढ़ी हुई कुछ लाइनें नहीं है, शिक्षा को जीवन में उतारना होता है। और इसलिए निरंतर शिक्षित होते रहना और जीवन में उस शिक्षा को आचरण में लाना, ये किसी भी शिक्षित व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है, अन्यथा अपूर्ण रहता। और इसलिए आचरण हमारा, शिक्षा के अनुकूल आचरण हमारा अपने जीवन में दिखाई देना चाहिए। बहुत सारे समाज में आजकल विकृतियां आप देखते हैं। उन विकृतियों में एक बड़ी बात ये होती है कि बहुत लोग आराम से भ्रष्टाचार करते हैं। भ्रष्ट आचरण केवल आर्थिक ही नहीं होता है, बाकी भी दुराचरण के कार्य होते हैं। भ्रष्ट आचरण लोग क्यों करते हैं? क्योंकि अधिकांश लोगों को योग्य शिक्षा या तो मिली नहीं है, या उन्होंने उस शिक्षा को अपने जीवन में उतारा नहीं है। नेल्सन मंडेला बहुत लंबे समय तक और संघर्ष करते रहे, स्वातंत्र के लिए संघर्ष करते रहे, और बाद में उनका एक ऐतिहासिक भाषण हुआ और उसमें उन्होंने कहा कि किसी राष्ट्र को नष्ट करना है तो स्पॉइल ए नेशन, एटॉमिक बॉम्ब इज नॉट रिक्वायर्ड। किसी राष्ट्र को नष्ट करने के लिए एटम बम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या करना होता है? उस राष्ट्र की शिक्षा को खत्म कर दो, नष्ट कर दो, स्तरहीन बना दो, अपने आप वो राष्ट्र खत्म हो जाएगा। क्योंकि उस शिक्षा में से निकला हुआ जो शिक्षित व्यक्ति होगा, वो शिक्षित व्यक्ति यदि न्याय के स्थान पर बैठेगा तो वो लोगों को उचित न्याय नहीं देगा। वो इंजीनियर बनेगा तो ऐसे इंजीनियर के हाथों बने हुए पुल ढह जाएंगे। वो यदि धर्माचार्य बन गया तो लोगों को गलत शिक्षा देगा। उसके हाथ में इकोनॉमिक्स आ गई तो उस देश के अर्थतंत्र को वो बर्बाद कर देगा। ये उनका जो प्रसिद्ध वाक्य है, ये दक्षिण अफ्रीका के विश्वविद्यालय के गेट के ऊपर ये लिखा हुआ है। कोई भी जब जाएगा, प्रवेश करेगा तो ये देखेगा। और इसलिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं होना और शिक्षा के समय चोरी करना सीख लेना। कभी कभी लगता है ना कि नकल के ऊपर इतना क्यों जोर देते हैं। हम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर कुछ विषयों के ऊपर जो जोर दे रहे हैं, उसमें डिजिटलाइजेशन एक विषय है, दूसरा ये है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले हमारे छात्र छात्राओं को, तीसरा विषय है कि परीक्षा की पवित्रता बनी रहनी चाहिए।
क्योंकि पवित्रता में कुछ एक शब्द, एक पंक्ति, एक पैराग्राफ भी किसी ने चीटिंग करके यदि लिया है तो उसके जीवन में चीटिंग करने की आदत पड़ती है और आगे जा करके वो हमेशा चीटिंग करता है और इसके कारण से देश में भ्रष्टाचार पनपता है। इसलिए दुराचरण को यदि रोकना है तो समाज में जो शिक्षित लोग जाते हैं उनको अपने शिक्षित होने का प्रमाण देना पड़ेगा, वो योग्य बन करके आए हैं ये बताना पड़ेगा। और इसलिए जब तक उस शिक्षा को गुणा नहीं है तब तक उस समाज के लिए उपयोगी नहीं होता। जब तक उस शिक्षा को अपने अंदर ढाला नहीं है तब तक वो व्यक्ति दूसरों के आगे हाथ फैलाता हुआ घूमेगा। उसको अपने आप के ऊपर कोई अभिमान नहीं होगा, स्वाभिमान नहीं होगा, अपनी क्षमताओं के ऊपर उसको विश्वास नहीं होगा। इसीलिए तो आज पूरा यूथ देश भर का वो लोगों के सामने नौकरी दो इसकी और हाथ फैलाए घूमता है। जॉब सीकर बनना है या जॉब प्रोवाइडर बनना है ये सोचने की जरूरत है। Educated youth of this country should be job provider, not a job seeker. उसकी शिक्षा में के कारण से क्षमताओं का विकास यदि हुआ है तो वो दूसरों के आगे हाथ न फैलाए। और इस बात को ध्यान में लेते हुए केंद्र सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया वगैरह। इनको सोचने की जरूरत है। बहुत सारी ऐसी स्कीम है, ये सोचने की जरूरत है। और ये भी सोचने की जरूरत है कि स्वतंत्र भारत के आसपास जब स्वतंत्रता मिल रही थी उसके जस्ट पहले और बाद में के जो हमारे विद्वान लोग हैं, सीवी रमन से लेकर के जे.सी. बोस, भाभा, इन सबको आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि उन्होंने अपना शोध या तो यहीं इसी देश में रह करके पूरा किया या यदि विदेश में जाकर के शिक्षण ग्रहण भी किया तो वापस इस देश में आकर के उन्होंने अपना अध्ययन, अध्यापन, शोध का कार्य किया। अपने देश का विकास, मेरे द्वारा मेरे देश का विकास, मेरे समाज का विकास ये होना चाहिए, ये उनके जीवन की प्राथमिकता थी। आज शिक्षित व्यक्ति उच्च शिक्षण संस्थान से वो IIM होगा, IIT होगा, वो भारतवर्ष के समाज का विकास कैसे हो उसकी चिंता कम होती है। मल्टीनेशनल कंपनी का विकास कैसे हो, दूसरे देशों में जाकर के विकास में हम कैसे सहभागी बने, ये प्राथमिकता बन गई है। आज के युवक को, शिक्षित व्यक्ति को सोचना पड़ेगा, भारतवर्ष यदि छोटा रह गया, भारतवर्ष यदि अविकसित रह गया, दुनिया के विकसित देश में रहने के बावजूद आप नीची नजर से ही रह पाएंगे, क्योंकि लोग ये सोचेंगे कि ये देखो ये गरीब देश का व्यक्ति यहाँ करके पड़ा हुआ है हमारे पास में। आप कितने भी जीवन में डॉलर्स कमा लीजिए, स्वाभिमान पूर्ण जीवन यदि आपका नहीं है, देशाभिमान पूर्ण जीवन यदि आपका नहीं है तो दुनिया आपको ऊपर देखती नहीं है। और अभी जो इन दिनों हमारे प्राइम मिनिस्टर देश विदेश के अंदर घूमते हुए हैं वो इसी के कारण से दुनिया के लोग उनको रिकॉग्नाइज किया है, क्योंकि वो स्वाभिमान लेकर के दुनिया के सामने गए हैं, भारत का स्वाभिमान लेकर के दुनिया के सामने गए हैं। ये स्वाभिमान यूथ के अंदर, हर युवक युवती के अंदर ये स्वाभिमान जागृत होना चाहिए। ये पढ़े हुए लिखित व्यक्ति से, शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा नहीं होती, ये शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा होती है। और इसलिए केवल आज उपाधि लेकर के जाने से समाज जीवन में बहुत अच्छा जीवन हमारा चलेगा, इससे काम चलेगा नहीं। निरंतर अपने जीवन में सीखते रहने की एक प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी और जो हम सीखते हैं उसको जीवन में ढालने की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। तब आपका स्वयं का जीवन श्रेष्ठ बनेगा, आपके परिवार का कल्याण होगा, देश समाज का हित होगा और तब भारतवर्ष का पूरी दुनिया के अंदर वो स्तर होगा जो स्तर भारतवर्ष का पहले कभी रहा था। हम कोई सुपर पावर इस ढंग से कि बहुत बड़े बड़े आणविक हथियार वगैरह हमारे पास में हैं, इसलिए बाकी देशों की तरह हमें भी दुनिया के लोग जाने, ये भारतवर्ष के बौद्धिक जगत की कल्पना नहीं है, कभी नहीं रही है। क्यों जाने?
कल्याण बताने का रास्ता इस धरती पे उत्पन्न हुआ, उसको हम दुनिया के सामने बताना चाहते हैं। आप लोग गुरु नानक खालसा कॉलेज में पढ़ते हैं, जिस महापुरुष के नाम से ये महाविद्यालय है उसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे, मेरे से ज़्यादा जानते होंगे। गुरु नानक देव के बाद में जो गुरुओं की श्रेष्ठ परंपरा रही, उसमें 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। और खालसा पंथ की स्थापना करते हुए क्या कहा, ये जो अनुयायी हैं, ये अनुयायी क्या काम करेंगे, ये धर्म की स्थापना के लिए काम करेंगे। धर्म की स्थापना का उद्देश्य केवल उतना ही नहीं था जितना औरंगजेब अत्याचार कर रहा था। केवल मुगल और हिंदू इसके नाम पे जो मारकाट मचा रहा था, केवल इतना ही नहीं था। एक किसी भी कल्याणकारी राजा का या शासन का ये होता है कि दीन दुखियों उनके बारे में कुछ चिंता करें। उस समय के शासनकर्ता भूल गए थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है कि इस समाज के कल्याण के लिए काम करने वाले लोग ये चाहिए, और इसलिए उन्होंने इतने उपदेश दिए समाज में घूमते हुए कि भाई सच्चरित्र क्या होता है, समाज में श्रेष्ठ जीवन क्या होता है, ये उपदेश देते हुए साथ में उन्होंने ये भी कहा कि समाज के लिए आवश्यकता पड़ती है तो इन अनुयायियों को समाज के लिए अपना बलिदान देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। और ये बलिदान केवल भाषण में, केवल लोगों से अपेक्षा नहीं की, अपने स्वयं के परिवार का बलिदान देकर के लोगों के सामने उन्होंने उदाहरण पेश किया। इसलिए ऐसे श्रेष्ठ लोगों के, महापुरुषों के जीवन से वो हम शिक्षा लेते हुए अपने जीवन में कुछ श्रेष्ठ मूल्य अवतरित करें और अपना जीवन सुफल श्रेष्ठ बनाए, ऐसी शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।